चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि मॉडर्न फिजिक्स क्या है। व्हाट इज मॉडर्न फिजिक्स। देखिए 1900 ईस्वी से पहले जो फिजिक्स डिस्कवर हुआ दैट इज़ कॉल्ड क्लासिकल फिजिक्स, और 1900 ईस्वी के बाद जो फिजिक्स हुआ डिस्कवर उसको बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। मतलब मॉडर्न फिजिक्स क्या हो गया, तो फिजिक्स डिस्कवर्ड आफ्टर 1900 AD। 1900 ईस्वी के बाद का जो फिजिक्स है उसको बोलते हैं इज कॉल्ड मॉडर्न फिजिक्स, और 1900 ईस्वी के पहले जो फिजिक्स खोजा गया उसको बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स। ठीक है, इस प्रकार से हमारा फिजिक्स दो क्लास में डिवाइड हो गया, एक क्लासिकल फिजिक्स हो गया और दूसरा मॉडर्न फिजिक्स हो गया। तो क्लासिकल फिजिक्स क्या हो गया, तो 1900 ईस्वी से पहले जो फिजिक्स डिस्कवर हुआ दैट इज़ कॉल्ड क्लासिकल फिजिक्स, और 1900 ईस्वी के बाद जो फिजिक्स डिस्कवर हुआ दैट इज़ कॉल्ड मॉडर्न फिजिक्स। अब मॉडर्न फिजिक्स में हमारा जो पहला चैप्टर है जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इट इज़ आवर फर्स्ट चैप्टर। तो फर्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वो चैप्टर क्या होगा, फर्स्ट चैप्टर होगा ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ठीक है, तो ये मेरा पहला चैप्टर हो गया, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। रेडिएशन का ड्यूअल नेचर और मैटर का भी ड्यूअल नेचर। ठीक है, तो चैप्टर क्या हो गया, चैप्टर हो गया ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। रेडिएशन का ड्यूअल नेचर और मैटर का भी ड्यूअल नेचर। मैटर का ड्यूअल नेचर मतलब इलेक्ट्रॉन का ड्यूअल नेचर, मैटर का ड्यूअल नेचर मतलब प्रोटॉन का ड्यूअल नेचर, रेडिएशन का ड्यूअल नेचर इसका मतलब हुआ लाइट का ड्यूअल नेचर। ठीक है, तो रेडिएशन का ड्यूअल नेचर और मैटर का ड्यूअल नेचर ये मेरे चैप्टर का नाम हो गया, जहाँ पे हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि जो रेडिएशन हमारे आसपास होता है उसका नेचर ड्यूअल होता है, और जो मैटर होता है उसका भी नेचर ड्यूअल होता है। मैटर का भी नेचर ड्यूअल है, रेडिएशन का भी नेचर ड्यूअल है। इलेक्ट्रॉन के पास भी दोनों कैरेक्टर है, पार्टिकल कैरेक्टर, वेव कैरेक्टर, और लाइट के पास भी दोनों कैरेक्टर है, पार्टिकल कैरेक्टर और वेव कैरेक्टर। मतलब हमारा यूनिवर्स जो है वो ड्यूअल नेचर शो करता है। हमारा जो यूनिवर्स है वो ड्यूअल नेचर शो करता है। यूनिवर्स के अंदर रेडिएशन है, यूनिवर्स के अंदर मैटर है, रेडिएशन भी ड्यूअल कैरेक्टर शो करता है और मैटर भी ड्यूअल कैरेक्टर शो करता है। यही मेरा चैप्टर है। और इसमें अब सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन की बात करते हैं। तो लेट अस टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन एमिशन। लेट अस टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन एमिशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एमिशन का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, इलेक्ट्रॉन का एमिट होना मतलब इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना। ये क्या चीज़ है, इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या चीज़ है। देखिए मान लीजिए कि मेरे पास ये कोई मेटल है, तो अगर मेरे पास ये मेटल है तो हम जानते हैं कि किसी भी मेटल में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोई भी मेटल हो, उस मेटल की प्रॉपर्टी क्या है कि उस मेटल के अंदर बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ए लॉट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड ए मेटल। किसी भी मेटल के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है 10⁻28 पर मीटर क्यूब। ये काफ़ी लार्ज नंबर है। मेटल के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है उसकी डेंसिटी होती है, उसका कॉन्सेंट्रेशन होता है 10⁻28 पर मीटर क्यूब। 10⁻28 पर मीटर क्यूब का मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग एक मेटल का पीस लें जो 1 मीटर लेंथ का हो, 1 मीटर ब्रेड्थ का हो और 1 मीटर हाइट का हो, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा अगर कोई मेटल प्लेट लिया जाए तो उसका वॉल्यूम होगा 1 मीटर क्यूब, और उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन काफ़ी भारी संख्या में होंगे। कितने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 10⁻28। तो 10⁻28 पर मीटर क्यूब इतने फ्री इलेक्ट्रॉन किसी मेटल के भीतर प्रेजेंट होते हैं, मौजूद होते हैं। ठीक है, ये उनका ऑर्डर है। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, अब सवाल पैदा होता है कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर रेस्ट की अवस्था में है कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन मोशन की अवस्था में है। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इस मेटल के अंदर रैंडमली मूव करते रहते हैं, रैंडमली ड्यू टू टेम्परेचर। कुछ सराउंडिंग का टेम्परेचर होगा, कुछ मेटल का टेम्परेचर होगा। टेम्परेचर की वजह से इन इलेक्ट्रॉनों को थर्मल एनर्जी मिलेगी, और उस थर्मल एनर्जी के कारण ये इलेक्ट्रॉन मेटल प्लेट के अंदर रैंडमली मूव करते रहते हैं। तो कोई मेटल के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन जो है
वो रैंडमली मूव कर रहा है। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन अगर मेटल प्लेट के अंदर रैंडमली मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे चला, तो टकराया, टकराने के बाद सपोज करिए ऐसे गया, फिर टकरा के ऐसे गया, तो जिगजैग पाथ पर ये इलेक्ट्रॉन मेटल प्लेट के अंदर मूव करते रहते हैं। मतलब इनका जो मोशन होता है, द मोशन इज ए रैंडम मोशन। तो दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव रैंडमली इनसाइड द मेटल प्लेट। मेटल प्लेट के अंदर ये फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करते रहते हैं, ठीक है, रैंडमली मूव करते रहते हैं। जैसे कोई आदमी इंडिया के अंदर है तो वो इंडिया के अलग अलग शहरों में जा रहा है, घूम रहा, ठीक है, घूम रहा फिर रहा। लेकिन सपोज करिए कि अगर वो इंसान इंडिया से बाहर किसी दूसरी कंट्री में जाना चाहता है तो वो ऐसे नहीं जा सकता है। वैसी स्थिति में उसके पास पासपोर्ट होना चाहिए, वीज़ा होना चाहिए। तो बिना पासपोर्ट, बिना वीज़ा के वो आदमी किसी दूसरी कंट्री में नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन मेटल प्लेट के अंदर रैंडमली मूव करते रहते हैं। लेकिन जब भी कोई इलेक्ट्रॉन मेटल प्लेट से बाहर निकलने का प्रयास करता है, ठीक है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन मेटल प्लेट से बाहर निकलने का प्रयास करता है तो सोचिए क्या होगा। इलेक्ट्रॉन जब मेटल प्लेट से बाहर निकलने का प्रयास करेगा तो ये मेटल प्लेट तो मेरा न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन मेटल प्लेट से निकलने का प्रयास करेगा तो मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के निकलने से पॉजिटिव चार्ज आता है। किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन के निकलने से उस पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर होता है और इलेक्ट्रॉन के एंटर करने से उस पर नेगेटिव चार्ज अपीयर होता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन मेटल प्लेट से बाहर निकलने का प्रयास करेंगे तो मेटल प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यह जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन जब निकलना चाहेगा तो मेटल के ऊपर प्लस आ जाएगा और वह प्लस उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और अट्रैक्ट करके फिर क्रिस्टल के अंदर उसको डाल देगा, फिर मेटल के अंदर उसको डाल देगा। यानी कि वो इलेक्ट्रॉन मेटल प्लेट से बाहर नहीं निकल पाएगा। वो इलेक्ट्रॉन मेटल प्लेट से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा है? मेटल प्लेट से जब इलेक्ट्रॉन निकलने का प्रयास कर रहा है तो मेटल के ऊपर प्लस अपीयर हो गया, वह प्लस उस इलेक्ट्रॉन को खींच के फिर मेटल प्लेट के अंदर ला देगा और इलेक्ट्रॉन मेटल प्लेट से बाहर नहीं निकलेगा। जैसे मान लीजिए कोई आदमी 10वें फ्लोर पे चढ़ के कूदना चाहता है। अब 10वें फ्लोर पे चढ़ के कूदना चाहता है तो जैसे ही वो 10th फ्लोर पे चढ़ जाएगा और चढ़ के जैसे ही वो कूदने का प्रयास करेगा तो उसके मन में एक डर पैदा होगा और वो डर उस आदमी को कूदने से रोकेगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जब मेटल प्लेट से निकलना चाहेगा तो मेटल पे प्लस अपीयर होगा और वह प्लस उस इलेक्ट्रॉन को निकलने से रोकेगा और वो इलेक्ट्रॉन मेटल प्लेट के अंदर ही रह जाएगा, मेटल प्लेट के अंदर मोशन करता रहेगा। बट मुझे इलेक्ट्रॉन को निकालना है, मेरा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन एमिशन, मुझे इलेक्ट्रॉन को निकालना है। अब सोचना ये है कि क्या ये इलेक्ट्रॉन सच में नहीं निकल पाएगा? हाँ सर, नहीं निकल पाएगा, ऐसे तो नहीं निकल पाएगा। बट सोचिए कि अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हैं तो निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे? निश्चित रूप से जवाब होगा कि आई कैन एमिट दिस इलेक्ट्रॉन, मैं इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता हूँ, बट इसके लिए मुझे इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। यदि इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड की जाए तो ये इलेक्ट्रॉन मेटल प्लेट से ऑब्स्टेकल को क्रॉस करके बाहर निकल जाएगा। बावजूद इसके कि प्लस उसको खींचता रह जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन मेटल प्लेट से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। मतलब एनर्जी प्रोवाइड करके इस इलेक्ट्रॉन को मेटल प्लेट से बाहर निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एमिशन पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है? इलेक्ट्रॉन एमिशन पॉसिबल है। बट इलेक्ट्रॉन एमिशन कैसे पॉसिबल है? तो इलेक्ट्रॉन एमिशन इज पॉसिबल बाय ट्रांसफरिंग एनर्जी, बाय प्रोवाइडिंग एनर्जी। यानी एनर्जी को प्रोवाइड करके, एनर्जी को ट्रांसफर करके मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाला जा सकता है, ठीक है। ये बात तो क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रॉनों को मेटल प्लेट से बाहर निकालना पॉसिबल है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मेटल प्लेट से बाहर निकाला जा सकता है। बट इसके लिए क्या करना होगा? तो उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी। इतना आपको क्लियर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब एक टर्म आएगा वर्क फंक्शन। तो इलेक्ट्रॉन एमिशन आपको समझ में आ गया कि मेटल प्लेट के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल प्लेट के अंदर रैंडम मोशन करते रहते हैं और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन मेटल प्लेट से बाहर आने का एफर्ट लगाता है, प्रयास करता है, तो मेटल पर प्लस आ जाता है और वह प्लस उस इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, जिससे इलेक्ट्रॉन मेटल प्लेट से बाहर नहीं निकल पाता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए इसके बाद है वर्क फंक्शन क्या है। व्हाट इज वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल?
तो आगे एक टर्म आ गया कि मेटल का वर्क फंक्शन क्या है। लेट अस डिस्कस द टर्म वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन, और हम लोग इसको डिनोट करेंगे फाई नॉट से। तो मेटल का वर्क फंक्शन क्या है। मान लीजिए कि ये मेरे पास मेटल है, हम जान चुके हैं कि इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके भीतर, इसके सरफेस पर, हर जगह बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, सरफेस पर भी हैं, मेटल प्लेट के अंदर भी हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं। मुझे इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है। अब देखिए, अगर हम इस फ्री इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं तो अलग अलग इलेक्ट्रॉन को निकालने में अलग अलग एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन को निकाला जाए तो एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इसको निकाला जाए तो एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इसको निकाला जाए तो एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी और डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अलग अलग इलेक्ट्रॉन को निकालने में अलग अलग एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। अलग अलग इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो अलग अलग एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और अगर हम मोटा मोटी सोचें तो सबसे कम एनर्जी किस इलेक्ट्रॉन को निकालने में प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो जो इलेक्ट्रॉन सरफेस पर हैं उनको निकालने में हमें सबसे कम एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ये इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल सकते हैं जो सरफेस पे प्रेजेंट हैं, यानी इन इलेक्ट्रॉनों को निकालने में मुझे मिनिमम एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। इनको हम मिनिमम एनर्जी प्रोवाइड करके मेटल प्लेट से बाहर निकाल सकते हैं। तो मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी मिनिमम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो अलग अलग इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अलग अलग एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। मेटल प्लेट से यदि इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो अलग अलग इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अलग अलग एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जैसे अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं तो मुझे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इसको निकाल रहे हैं तो आई थिंक थोड़ी कम एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और सबसे कम एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल प्लेट। मेटल प्लेट से किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी मिनिमम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है दैट इज़ कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। उसको हम लोग मेटल का वर्क फंक्शन बोलते हैं। वर्क फंक्शन क्या है कि मेटल से मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है, अलग अलग इलेक्ट्रॉन को निकालने में अलग अलग एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो जितनी मिनिमम एनर्जी प्रोवाइड करने से इलेक्ट्रॉन मेटल प्लेट से बाहर निकल जाएगा दैट इज़ कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। तो हम कह सकते हैं कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू eject an electron from metal plate, मेटल प्लेट से किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितने मिनिमम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है इज़ कॉल्ड, उसको कहा जाता है वर्क फंक्शन फाई नॉट ऑफ द मेटल। इसको मेटल का वर्क फंक्शन कहा जाता है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि अलग अलग मेटल का वर्क फंक्शन अलग अलग होता है। जैसे सोडियम का कुछ अलग वर्क फंक्शन होगा, मैग्नीशियम का कुछ अलग वर्क फंक्शन होगा, सीजियम का कुछ अलग वर्क फंक्शन होगा, प्लैटिनम का कुछ अलग वर्क फंक्शन होगा। तो डिफरेंट मेटल का वर्क फंक्शन डिफरेंट होता है। तो वर्क फंक्शन किस पर डिपेंड करता है? मेटल पे। मेटल बदल दीजिएगा तो वर्क फंक्शन चेंज हो जाएगा। दूसरा, वर्क फंक्शन जो होता है मेटल के सरफेस पर डिपेंड करता है। मेटल के सरफेस से निकालना है तो मेटल के सरफेस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन वर्क फंक्शन मेटल के थिकनेस पर डिपेंड नहीं करता है। तो वर्क फंक्शन मेटल के थिकनेस पर डिपेंड नहीं करता है, वर्क फंक्शन मेटल के नेचर पर डिपेंड करता है, और वर्क फंक्शन मेटल के सरफेस पर डिपेंड करता है। ठीक है, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलिए, अब हम बात करते हैं कि मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन को निकालने का डिफरेंट मेथड क्या है। मेथड्स फॉर इलेक्ट्रॉन एमिशन। मेथड्स फॉर इलेक्ट्रॉन एमिशन मतलब मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कौन कौन सा मेथड है। मेथड्स फॉर इलेक्ट्रॉन एमिशन। तो इलेक्ट्रॉन निकालने का पहला मेथड है
thermionic emission. The first is thermionic emission. The second is field emission. The third is secondary emission. And the fourth is photoelectric emission. ठीक है, तो मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकालने का ये 4 मेथड हो गया। मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन, चूँकि इलेक्ट्रॉन तभी निकलेगा जब आप उसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। अब कैसे कैसे एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, तो ये 4 मेथड हो गया। पहला क्या हो गया? थर्मायोनिक एमिशन। दूसरा हो गया फील्ड एमिशन। तीसरा हो गया सेकेंडरी एमिशन। और चौथा हो गया फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो थर्मायोनिक एमिशन क्या है? जैसा कि यहाँ पे नाम देख रहे हैं, थर्मल एनर्जी। यहाँ पे हम लोग थर्मल एनर्जी दे के इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, बाई प्रोवाइडिंग थर्मल एनर्जी। यहाँ हम लोग इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, बाई प्रोवाइडिंग थर्मल एनर्जी। जैसे आप एक मेटल प्लेट को लीजिए और मेटल प्लेट को गर्म कीजिए, तो मेटल प्लेट को जब हम गर्म करेंगे तो हम उसको थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। जब हम किसी मेटल प्लेट को गर्म करेंगे तब तो हम उसको थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, और जब थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो उस थर्मल एनर्जी को लेके इलेक्ट्रॉन मेटल प्लेट से निकल जाएगा। जैसे आप किसी मेटल प्लेट को गर्म कर रहे हैं, मेटल प्लेट को चूल्हा पे चढ़ा के गर्म कीजिए। अब मेटल प्लेट को जब गर्म कीजिएगा तो थर्मल एनर्जी इसको प्रोवाइड कीजिएगा। थर्मल एनर्जी प्रोवाइड कीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन मेटल प्लेट से बाहर निकलेगा, और इलेक्ट्रॉन मेटल प्लेट से बाहर निकलेगा तो इस एमिशन को बोलते हैं थर्मायोनिक एमिशन। चूँकि यहाँ पे थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करके इलेक्ट्रॉन को मेटल प्लेट से बाहर निकाला गया है। तो थर्मायोनिक एमिशन क्या है? जब हम इलेक्ट्रॉन को थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जब हम किसी मेटल प्लेट को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। दिस इज कॉल्ड थर्मायोनिक एमिशन। दूसरा है फील्ड एमिशन। अब देखिए फील्ड एमिशन क्या है। फील्ड एमिशन में हम कहीं पे एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं। तो सपोज करिए कि मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ए वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हैज़ बीन जनरेटेड। तो यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दिया है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम किसी मेटल प्लेट को रखते हैं, सोचिए, तो इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, और हम जानते हैं कि जब नेगेटिव चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। कितना लगता है? तो Q इंटू ई लगता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में एग्जर्ट किया गया है, लगाया गया है, इस डायरेक्शन में अगर अप्लाई किया गया है, तो इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इस पर इस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, इस पर इस डायरेक्शन में लगेगा। तो इन इलेक्ट्रॉनों पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो ये फोर्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, और जब ये फोर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा तो इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा कि उस स्ट्रॉन्ग फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन खींच के बाहर निकल जाएगा। और इलेक्ट्रॉन जब यहाँ खींच के बाहर निकल जाएगा तो इसको किसने निकाला? इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड ने निकाला। सो इट इज़ कॉल्ड फील्ड एमिशन। तो फील्ड एमिशन क्या है? जब किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी मेटल प्लेट को रखा जाता है, तो मेटल प्लेट के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा उन पर फोर्स लगाया जाता है, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। फील्ड यदि इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रॉनों पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगता है, और चूंकि फील्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो ये फोर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, और इस स्ट्रॉन्ग फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन मेटल प्लेट से बाहर आ जाते हैं, एंड दिस एमिशन इज कॉल्ड फील्ड एमिशन। तो फील्ड एमिशन भी क्लियर हो गया। यहाँ पे हम थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करके इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं और मेटल प्लेट को उसके अंदर डाल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन फोर्स के कारण बाहर निकल रहा है। द थर्ड फेनोमेनन इज सेकेंडरी एमिशन। तीसरा जो है वो सेकेंडरी एमिशन है। अब देखिए एनर्जी प्रोवाइड करने की, इन इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी प्रोवाइड करने का एक तीसरा तरीका हो सकता है। मॉडर्न फिजिक्स की लेबोरेटरी में एनर्जी इलेक्ट्रॉनों को देने के लिए एक तीसरा तरीका अपनाया जाता है। इस तरीके को हम देखिए कैसे अपनाते हैं। मान लीजिए कि ये मेटल प्लेट है, और ये मेटल प्लेट है जिसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन से इस इलेक्ट्रॉन का टक्कर करवाएंगे। एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा जिसके पास काफ़ी एनर्जी होगी, वो हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन होगा, और वो इलेक्ट्रॉन आके इस इलेक्ट्रॉन को हिट करेगा, इसके साथ कोलाइड होगा।
तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड होगा। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला आके इस इलेक्ट्रॉन से कोलाइड कर गया, और आप जानते हैं कि कोलिजन में एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, तो इसने कोलाइड करके इसको एनर्जी ट्रांसफ़र कर दिया, और एनर्जी के ट्रांसफ़र के चलते ये इलेक्ट्रॉन मेटल प्लेट से बाहर निकल गया। उसी प्रकार कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आके इसको हीट किया, एनर्जी प्रोवाइड किया, और ये इलेक्ट्रॉन मेटल प्लेट से बाहर निकल गया। तो इस मेथड में क्या करते हैं, इस मेथड में हम लोग मेटल प्लेट पर हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन मार के इलेक्ट्रॉन के बम्बार्डमेंट से फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन मेटल प्लेट से बाहर निकल जाते हैं। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी एमिशन। और चौथा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमिशन है, दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, जिसको डिस्कवर किया था हर्ड साहब ने। इसको डिस्कवर किया था हर्ड साहब ने। ये देखिए क्या फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या है। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है कि जब किसी मेटल प्लेट के ऊपर, जैसे मान लीजिए कि ये मेटल प्लेट है, इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जब किसी मेटल प्लेट के ऊपर सूटेबल फ्रीक्वेंसी का लाइट गिराते हैं, ठीक है, फोटो मतलब लाइट, फोटो मतलब लाइट, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन का एमिशन मतलब निकलना। जब किसी मेटल प्लेट पर सूटेबल फ्रीक्वेंसी का लाइट गिराते हैं, जब किसी मेटल प्लेट पर सूटेबल फ्रीक्वेंसी का लाइट गिराते हैं, तो मेटल प्लेट से देखा गया कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। ऐसा हर्ड साहब ने देखा। हर्ड साहब ने देखा कि जब किसी मेटल प्लेट के ऊपर सूटेबल फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट कराते हैं, तो मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन वाज डिस्कवर्ड बाय द ग्रेट साइंटिस्ट हर्ट्ज। उन्होंने क्या डिस्कवर किया, उन्होंने देखा कि जब हम किसी मेटल प्लेट के ऊपर सूटेबल फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट कराते हैं, जब हम किसी मेटल प्लेट के ऊपर सूटेबल फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट कराते हैं, तो मेटल प्लेट से फ्री इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर आने लगते हैं, एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो यहाँ पे क्या होता है, मेटल प्लेट को हीट करते हैं, थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, थर्मायोनिक एमिशन। यहाँ पे क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, उसमें मेटल प्लेट को रखते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, दिस इज कॉल्ड फील्ड एमिशन। सेकेंडरी एमिशन, यहाँ पे क्या करते हैं, हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स की बमबारी करते हैं, हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को पटकते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करके उनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल प्लेट से बाहर निकल जाते हैं, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी एमिशन। और फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या है, तो जब हम मेटल प्लेट के ऊपर सूटेबल फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट कराते हैं, तो मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने लगते हैं, दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इस चैप्टर को आगे बढ़ाने के लिए हमें फोटोन थ्योरी जानना पड़ेगा, लाइट की फोटोन थ्योरी। लाइट की फोटोन थ्योरी क्या कहती है? फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट, इसका कहना है, फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट का क्या कहना है? इसका कहना है कि लाइट कंसिस्ट्स ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी। लाइट जो है वो एनर्जी के पैकेट से बना हुआ है, नोन एज फोटॉन्स, और एनर्जी के उन पैकेट्स को हम लोग फोटोन बोलते हैं। लाइट कैसे बना हुआ है? लाइट कैसे बना हुआ है? तो लाइट जो है वो कैसे बना है? एनर्जी के पैकेट से बना है। ठीक है, लाइट जो है वो एनर्जी के पैकेट से बना हुआ है, और एनर्जी के उन पैकेट्स को हम लोग फोटॉन्स बोलते हैं। ठीक है, मैंने फोटॉन क्या है? एनर्जी का पैकेट है। लाइट कैसे बना है? तो लाइट एनर्जी के पैकेट से बना है, और उस पैकेट को हम बोलते हैं फोटॉन। जैसे आप किसी मिल्क बूथ पे जाइएगा तो वहाँ पे दूध कैसे बना हुआ? वहाँ पे दूध तो पैकेट में रखा हुआ है, तो मिल्क बूथ पे जो मिल्क है वो पैकेट के फॉर्म में रखा हुआ है। ठीक है, तो जिस तरह से मिल्क बूथ पे मिल्क जो है वो पैकेट के फॉर्म में रखा गया है, उसी तरह से ये थ्योरी कहती है कि लाइट जो है वो कैसे बना हुआ है? एनर्जी के पैकेट से बना हुआ है, और एनर्जी के उन पैकेट्स को हम लोग फोटॉन बोलते हैं। एनर्जी का वो जो छोटा छोटा पैकेट है,
टीनी पैकेट है उनको हम लोग फोटोन बोलते हैं। तो फोटोन एनर्जी का पैकेट हो गया, ठीक है। अब हम फोटोन के बारे में कुछ बात करते हैं कि एक फोटोन में कितनी एनर्जी होती है। पहला, एनर्जी ऑफ ए फोटोन, एनर्जी ऑफ ए फोटोन, एक फोटोन में कितना एनर्जी होती है। जैसे मान लीजिए कि ये एक चैम्बर है और इस चैम्बर में रेड लाइट है, और ये एक दूसरा चैम्बर है और इस चैम्बर में ग्रीन लाइट है। कोई तीसरा चैम्बर आप ले सकते हैं। तो इसमें अगर रेड लाइट है तो रेड लाइट कैसे बना हुआ है, ये फोटोन से बना हुआ एनर्जी के पैकेट से, दिस पैकेट्स आर कॉल्ड फोटॉन्स। ग्रीन लाइट कैसे बना हुआ है, एनर्जी के पैकेट से, दिस पैकेट्स आर कॉल्ड फोटॉन्स। तो ये भी फोटोन से बना हुआ और ये भी फोटोन से बना हुआ है। अब इसका एक फोटोन ये है और इसका एक फोटोन ये है, इसमें भी एनर्जी है और इसमें भी एनर्जी है, लेकिन दोनों में बराबर एनर्जी नहीं है। मतलब रेड लाइट का जो फोटोन है, इस फोटोन में जो एनर्जी का अमाउंट है, और ग्रीन लाइट का जो फोटोन है उसमें जो एनर्जी का अमाउंट है, दोनों अमाउंट बराबर नहीं है। रेड लाइट में जितने फोटोन है, जैसे मान ली इसमें जितना एनर्जी है, इसमें उतना ही एनर्जी है, उतना ही एनर्जी है, उतना ही एनर्जी है। रेड लाइट में जितने फोटोन हैं सबकी एनर्जी बराबर है। उसी प्रकार ग्रीन लाइट में जितने फोटोन हैं सबकी एनर्जी बराबर है। बट एक रेड लाइट का फोटोन ले लें और एक ग्रीन लाइट का फोटोन ले लें तो दोनों फोटोन की एनर्जी बराबर नहीं है, ठीक है। तो एनर्जी किस चीज़ पर डिपेंड करती है, मतलब इसका जो फोटोन है उसके पास कुछ और एनर्जी है और इसका जो फोटोन है उसकी कुछ और एनर्जी है। बट इसके जितने फोटोन हैं सबकी एनर्जी बराबर है और इसके जितने फोटोन हैं सबकी एनर्जी बराबर है। जैसे अगर आप किसी बर्तन में H गैस लीजिए तो H गैस H एटम से बना हुआ है, तो सारा H एटम एक जैसा है। किसी दूसरे बर्तन में आप ऑक्सीजन एटम से बनी हुई गैस ले लीजिए तो उसके सारे ऑक्सीजन एटम एक जैसे हैं। लेकिन अगर हाइड्रोजन H गैस और O गैस को कंसीडर कीजिए तो दोनों का एटम डिफरेंट टाइप का है। H गैस का जो एटम है वो हाइड्रोजन एटम है और O गैस का जो एटम है वो ऑक्सीजन एटम है, तो दोनों डिफरेंट है। लेकिन H गैस में जितने एटम हैं वो एक जैसे हैं और O गैस में जितने एटम हैं सब एक जैसे हैं, ठीक है। उसी प्रकार इसमें जितने फोटोन हैं सबकी एनर्जी बराबर है, इसमें जितने फोटोन हैं सबकी एनर्जी बराबर है, बट इन दोनों की एनर्जी बराबर नहीं है। तो फोटोन की एनर्जी के लिए ये पाया गया कि फोटोन की जो एनर्जी होती है, एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो फोटोन की एनर्जी ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो फोटोन की एनर्जी कम होगी। तो फोटोन की एनर्जी किस चीज़ पर डिपेंड करती है, उस लाइट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। जैसे यहाँ पे रेड लाइट है तो रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे ग्रीन लाइट है तो ग्रीन लाइट की फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी जिसकी ज़्यादा है उसके फोटोन की एनर्जी ज़्यादा होगी और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है उसके फोटोन की एनर्जी कम होगी। तो एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। यहाँ से अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का साइन हटाइएगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा h, तो हो जाएगा E बराबर h न्यू, जहाँ h एक कांस्टेंट है एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज प्लैंक्स कांस्टेंट। इसको हम लोग प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं। मैक्स प्लैंक के नाम पर दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट, जो जर्मनी के एक साइंटिस्ट थे। मैक्स प्लैंक जो थे वो जर्मनी के साइंटिस्ट थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन भी जर्मनी के साइंटिस्ट थे। तो ये जो कांस्टेंट है h, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट। और इसका मान कितना होता है, तो इसका मान याद कीजिए 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है, ठीक है। तो प्लैंक्स कांस्टेंट h का मान कितना हो गया 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। यूनिट आपको समझ में आ रहा होगा। एनर्जी का यूनिट क्या होगा, जूल होगा। आप यदि यहाँ पे ध्यान से देखिए तो E बराबर h न्यू, तो एनर्जी का यूनिट यहाँ पे जूल होगा। h का यूनिट मुझे बताना है और फ्रीक्वेंसी होता है 1 टाइम पीरियड, तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट 1 टाइम पीरियड, टाइम है सेकेंड, तो यहाँ से h का यूनिट हो जाएगा जूल सेकेंड। तो यहाँ पे यूनिट हो गया जूल सेकेंड और मैग्नीट्यूड कितना हो गया, तो 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। तो h का मान भी हम लोग समझ गए कि h का मान कितना हो गया 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलिए, अब
अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए देखिए लाइट है, तो लाइट को हम अगर वेव मान लें, लाइट को अगर हम वेव मान लें, तो सपोज करिए कि लाइट वेव जा रही है, ऐसे ये लाइट वेव जा रही है, लाइट वेव है, तो इस लाइट वेव का कुछ स्पीड होगा, जिस लाइट वेव के स्पीड को हम डिनोट करते हैं c से। तो ये लाइट वेव c के स्पीड से जा रही है, ठीक है। लाइट वेव का स्पीड फ्री स्पेस में कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये लाइट वेव c के स्पीड से 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के स्पीड से सपोज करिए फ्री स्पेस में जा रही है। इसका कुछ वेवलेंथ होगा, ये जो लाइट है इसका कुछ वेवलेंथ होगा, ठीक है। वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से यहाँ तक, दिस इज कॉल्ड लैम्डा, इसको हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। एक क्रेस्ट को ले लीजिए और एक ट्रॉफ को ले लीजिए, तो यहाँ से यहाँ तक एक क्रेस्ट और एक ट्रॉफ को मिला के एक वेव बनती है, तो ये एक क्रेस्ट एक ट्रॉफ मिल के एक वेव बन गई, और एक वेव का जो लेंथ हो गया दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ, तो ये लैम्डा हो गया। तो ये लाइट c के स्पीड से जा रही है, इसका वेवलेंथ लैम्डा है, और मान लीजिए कि इस लाइट की फ्रीक्वेंसी न्यू है। ये जो लाइट जा रही है इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, इसका वेवलेंथ लैम्डा है, और इसका स्पीड c है। तो इन तीनों में एक बहुत बेसिक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होता है c = न्यू लैम्डा। इसको याद करिए कि अगर कोई लाइट वेव है, अगर कोई लाइट वेव है, वो लाइट वेव ऐसे जा रही है, तो लाइट वेव c के रफ्तार से जा रही है, उसका वेवलेंथ लैम्डा है, उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, तो इन तीनों के बीच एक बहुत बेसिक रिलेशन होता है, एंड दैट बेसिक रिलेशन इज c = हाउ मच, तो c = न्यू लैम्डा, ये रिलेशन होता है। अब थोड़ा आप लौटिए फोटोन की एनर्जी पर। मैंने आपको बताया था कि फोटोन के पास जो एनर्जी होती है वो एनर्जी कितनी होती है, तो एनर्जी ऑफ ए फोटोन बराबर h न्यू। अब यहाँ पे मैंने फोटोन की एनर्जी को फ्रीक्वेंसी के रूप में लिखा है। मैंने लिखा है कि फोटोन की एनर्जी फ्रीक्वेंसी के रूप में कितनी हो जाएगी, तो E बराबर h न्यू हो जाएगी, ठीक है। हम इसको लैम्डा के रूप में लिखना चाहते हैं। आई वांट टू राइट दिस रिलेशन इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। मैं इस रिलेशन को लैम्डा के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ कि अगर मुझे लाइट की फ्रीक्वेंसी पता है तब तो हम फोटोन की एनर्जी बता सकते हैं, बट इमेजिन करिए मुझे लाइट का लैम्डा पता है, तो हम उस स्थिति में भी हमारे पास कोई फॉर्मूला होना चाहिए ताकि हम फोटोन की एनर्जी को लैम्डा के सहारे बता सकें। तो हम इस फॉर्मूला को लैम्डा में चेंज करेंगे, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा h × न्यू। अब न्यू कितना होगा, तो ध्यान दीजिए c बराबर न्यू लैम्डा, तो न्यू बराबर हो जाएगा c/λ, c बराबर न्यू लैम्डा, तो न्यू यहाँ से हो जाएगा c/λ। तो फोटोन की एनर्जी कितनी हो जाएगी, h न्यू लिखिए, चाहे आप hc/λ लिखिए। इसको याद करिए, इसको आप याद कीजिए कि फोटोन की एनर्जी E बराबर होता है h न्यू। फोटोन की एनर्जी E = h न्यू = hc/λ, ठीक है। अब थोड़ा सा hc/λ को भी हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे h देखिए कांस्टेंट है, h एक कांस्टेंट है, दैट इज कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट, और उसका मान कितना होता है, तो उसका मान होता है 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड। और यहाँ जो आप c देख रहे हैं, c जो है वो भी एक कांस्टेंट है। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड स्पीड ऑफ लाइट, इसको हम लाइट का स्पीड बोलते हैं, और इसका मान कितना होता है, तो इसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो h भी एक कांस्टेंट है और c भी एक कांस्टेंट है, और इस रिलेशन में hc/λ है, तो मुझे hc का वैल्यू निकालना चाहिए। तो hc की वैल्यू को निकालिए, hc कितना आ रहा है, ध्यान दीजिए, hc बराबर h की वैल्यू पुट कीजिए, तो h की वैल्यू हो गई 6.626 × 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई c लाइट का स्पीड, तो लाइट का स्पीड हो गया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 से 6 मल्टीप्लाई हुआ, 3 6 18 8 कैरी किए 1, 3 2 6 1 7, 3 6 18 8 कैरी किए 1, 3 6 18 और 1 19.878 इंटू 10⁻, यहाँ 8 में से 34 जाएगा, तो ये हो जाएगा -26, यहाँ जूल बचा, यहाँ मीटर बचा, दिस इज जूल मीटर। इसको हम लगभग में क्या लिख सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली आई कैन राइट इट एज 19.878 को हम लोग 20 लिख सकते हैं, 19.878, तो 20 × 10⁻⁻26 जूल मीटर। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 10,
तो यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 10 टू द पावर -26 है, तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 1 में से 26 जाएगा -25 जूल मीटर। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखिए कि मॉडर्न फिजिक्स में जूल यूनिट नहीं चलेगा, मॉडर्न फिजिक्स में जूल यूनिट नहीं चलेगा। मॉडर्न फिजिक्स में एनर्जी का जो यूनिट चलता है दैट इज़ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी का सबसे छोटा यूनिट है, एनर्जी का सबसे छोटा यूनिट है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जूल एक बड़ा यूनिट है, जूल एनर्जी का एक बड़ा यूनिट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का एक छोटा यूनिट है, और फोटोन की जो एनर्जी होती है वो काफ़ी छोटी एनर्जी होती है। तो इस एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पे हम जूल को चेंज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, और दूसरा हम मीटर को भी कन्वर्सन आपको सिखाएंगे। तो पहले एक चीज़ समझिए कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना जूल होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम लिख सकते हैं 1 इंटू, यहाँ ई का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ई का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब, और इंटू ये वोल्ट है, ये हो गया दिस इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। कूलम्ब भी एसआई है, वोल्ट भी एसआई है, तो इसको भी हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए, दोनों एसआई है। तो यहाँ पे एक नया एसआई यूनिट लिखेंगे तो वो जूल लिखेंगे, यानी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होगा, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल के बराबर होगा। ठीक है, इसको याद करना है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल के बराबर होता है। कैसे हुआ, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मैंने यहाँ पे एक्सपैंड किया तो 1 यहाँ पे वैसे ही रह गया। ई का मतलब क्या हुआ, ई का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब होता है, और इंटू वोल्ट तो वोल्ट ही रह गया। तो ये हो गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, कूलम्ब भी एसआई, वोल्ट भी एसआई, दोनों को हटा के यहाँ पे एक एसआई यूनिट जूल लिख दीजिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल के बराबर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम लोग यहाँ पे करने क्या वाले हैं, हम लोग यहाँ पे जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने वाले हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ कि यहाँ पे मीटर है, और आपको जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन रहेगा तो जो लाइट गिवन होगा उसका लैम्डा या तो एंगस्ट्रम में होगा या उसका लैम्डा नैनोमीटर में होगा। ठीक है, जो आपको आपके पास क्वेश्चन गिवन होगा उसमें लैम्डा या तो एंगस्ट्रम में होगा या लैम्डा नैनोमीटर में होगा। तो हम इस मीटर को चेंज करेंगे या तो एंगस्ट्रम में या नैनोमीटर में। हम इसको एंगस्ट्रम में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो एक एंगस्ट्रम कितना होता है, ध्यान दीजिएगा, एक एंगस्ट्रम जो होता है वो होता है 10 टू द पावर -10 मीटर। अब आप लौटिए अपने कन्वर्सन के ऊपर। हम लोग यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, हम लोग यहाँ पे जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना चाह रहे हैं, और मीटर को हम लोग एंगस्ट्रम में चेंज करना चाह रहे हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -25 इंटू जूल मीटर है। आई कैन राइट इट एज 1 जूल इंटू 1 मीटर। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, आई कैन राइट इट एज 2 इंटू 10 टू द पावर -25। यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट लाना है, तो 1 जूल में कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, तो ध्यान दीजिएगा, इतना जूल बराबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना जूल बराबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना जूल बराबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना जूल बराबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 जूल कितना होगा, इतना जूल अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है तो 1 जूल हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 1 मीटर को हम लोग एंगस्ट्रम में लिखना चाहते हैं। तो देखिए 10 टू द पावर -10 मीटर जो है वो 1 एंगस्ट्रम के बराबर है। तो यहाँ से 1 मीटर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/10 टू द पावर -10 एंगस्ट्रम, मतलब ये हो जाएगा 10 टू द पावर 10 एंगस्ट्रम। तो ये 1 मीटर हो गया 10 टू द पावर 10 एंगस्ट्रम। अब इसको आप गुना भाग करिएगा, तो गुना भाग जब करिएगा इसको तो ये मोटा मोटी कितना आ जाएगा, इट विल बी रफली 12,400 आ जाएगा। ठीक है, इस सबको गुना भाग करने के बाद ये मोटा मोटी आपको आ जाएगा 12,400, और यूनिट क्या आ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम। तो एचसी का मान याद कर लीजिए कि 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम हो गया, ये एचसी का मान। तो एचसी का मान आपको याद करके रखना है कि एचसी हो गया 12,400
इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए और एक छोटा क्वेश्चन इस पर हम करके आपको दिखाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमको कैसे Hc को पुट करना है। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब जैसे एक सिंपल क्वेश्चन लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड एनर्जी ऑफ ए फोटोन, फाइंड एनर्जी ऑफ ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 6200 एंगस्ट्रम। देखिए मेरे पास एक फोटोन है और मेरे पास जो फोटोन है उसका वेवलेंथ कितना है, तो मेरे पास जो फोटोन है उसका वेवलेंथ है 6200 एंगस्ट्रम। इतने लैम्डा का फोटोन है, 6200 एंगस्ट्रम लैम्डा का एक फोटोन मेरे पास है। और मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है कि इस फोटोन के पास कितना एनर्जी है। तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे, एनर्जी E बराबर कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला लिखेंगे कि वेवलेंथ का फॉर्मूला लिखेंगे, तो वेवलेंथ वाला फॉर्मूला लिखेंगे चूंकि लैम्डा दिया हुआ है। तो एनर्जी का फॉर्मूला लिखेंगे E बराबर Hc बाई लैम्डा। ठीक है, फोटोन की एनर्जी को निकालने का फॉर्मूला hν भी होगा और फोटोन की एनर्जी को निकालने का फॉर्मूला Hc बाई लैम्डा भी होगा। बट यहाँ पे चूंकि लैम्डा गिवन है तो आई विल राइट द इक्वेशन E इज इक्वल टू Hc बाई लैम्डा। अब यहाँ मान डालिए, Hc का मान कितना होगा, तो Hc का मान होगा 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम बाई लैम्डा का मान है 6200 एंगस्ट्रम। तो एंगस्ट्रम से एंगस्ट्रम कैंसिल हो गया, 20 से 20 कैंसिल हो गया, 62 से 124 दो बार कट गया, तो फोटोन की एनर्जी हो गई 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, फोटोन की एनर्जी कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काफ़ी छोटी एनर्जी है। ठीक है, इसको जूल में एक्सप्रेस करना सही नहीं है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ द करेक्ट यूनिट। तो फोटोन की एनर्जी कितनी हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट इसका लीजिए और आगे बढ़िए और फोटोन की नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग सीखें कि फोटोन की अगली प्रॉपर्टी क्या है। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि एक फोटोन है जिसकी एनर्जी कितनी, जिसका वेवलेंथ कितना है 6200 एंगस्ट्रम। पूछ रहा है फोटोन की एनर्जी कितनी हो जाएगी। एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए मैंने फॉर्मूला कितना लिखा, E बराबर Hc बाई लैम्डा। Hc को भरा गया 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम डिवाइडेड बाई लैम्डा 6200 एंगस्ट्रम। सॉल्व करने पर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ चुका है। सेकेंड है इफेक्टिव मास ऑफ ए फोटोन। इफेक्टिव मास ऑफ ए फोटोन, इफेक्टिव मास ऑफ ए फोटोन। ठीक है, इफेक्टिव मास ऑफ ए फोटोन। नीट में क्वेश्चन पूछा गया है इस पे, इफेक्टिव मास ऑफ ए फोटोन पर। इफेक्टिव मास ऑफ ए फोटोन क्या है, देखिए एक साइंटिस्ट हैं आइंस्टाइन साहब, बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं, सबने उनका नाम सुना, अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम। ही वॉज अ जर्मन साइंटिस्ट, जर्मनी के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो आइंस्टाइन ने डिस्कवर किया कि मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, और इसके उल्टा भी पॉसिबल है, यानी एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। मास को हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को हम लोग मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अजीब साइंटिस्ट हैं आइंस्टाइन। वो जब किसी मास को देखते हैं तो उस मास में उनको एनर्जी दिखाई देता है। आइंस्टाइन जब मास देखते हैं तो मास में उनको एनर्जी दिखाई देता है, और जब वो एनर्जी देखते हैं तो उस एनर्जी में उनको मास दिखाई देता है। ठीक है, जैसे किसान अपना हरा भरा खेत देखता है तो वो अपनी फसल ज़रूर देखता है, लेकिन उस फसल में उसको पैसा दिखाई देता है। ठीक है, किसान तो अपना खेत देख रहा है, हरी भरी फसल देख रहा है, लेकिन उस फसल में उसको क्या दिखाई दे रहा है, उसको खुशी किस बात की हो रही है, अपनी फसल को देख के किसान को खुशी हो रही है, कहीं ना कहीं उसको उस फसल के अंदर पैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है,
तो एक किसान अपनी फसल को देख रहा है तो उसको पैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक चीज़ देखिए कि मेरे पास मान ली गोल्ड है, तो गोल्ड में मुझे पैसा दिखाई पड़ेगा, इस गोल्ड को मैं पैसे में कन्वर्ट कर सकता हूँ। सिमिलरली अगर मेरे पास पैसा है तो मैं इसे गोल्ड में कन्वर्ट कर सकता हूँ, मैं उस पैसे से गोल्ड खरीद सकता हूँ। तो मैं पैसे से गोल्ड भी खरीद सकता हूँ और मैं गोल्ड को पैसे के रूप में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए न्यूटन के ज़माने में क्या था, न्यूटन के ज़माने में ये था कि न्यूटन साहब मास को अलग चीज़ मानते थे और एनर्जी को बिल्कुल अलग चीज़ मानते थे। मतलब उनका ओपिनियन दोनों के बारे में अलग अलग था, उनकी राय अलग अलग थी। वो मास को बिल्कुल से एक अलग चीज़ मानते थे, एनर्जी को बिल्कुल से अलग चीज़ मानते थे। उन दोनों को वो कभी एक नज़रिया से नहीं देखते थे। बट आइंस्टाइन ही वॉज अ सुपर साइंटिस्ट, बहुत जीनियस साइंटिस्ट। उसने क्या सोचा, उसने क्या महसूस किया, उसने क्या देखा कि वो जब मास देखता है तो उसको उसके अंदर एनर्जी दिखाई पड़ती है, और जब वो एनर्जी देखता है तो उसको उसके अंदर मास दिखाई देता है। वो बोलता है, आइंस्टाइन बोलता है कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। हम किसी मास को एनर्जी के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास, और एनर्जी को हम लोग मास के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक बहुत ही उनका फेमस रिलेशन है E बराबर mc², ठीक है। सबने सुना होगा E बराबर mc², E बराबर mc²। बहुत जगह आपने आइंस्टाइन की तस्वीर देखी होगी, आइंस्टाइन का फोटो देखा होगा, एक बूढ़े आदमी का फोटो, और फोटो के बगल में E बराबर mc², E बराबर mc²। आइंस्टाइन कहते हैं कि मास को एनर्जी बना सकते हैं, एनर्जी को मास बना सकते हैं। तो यदि किसी मास को हम एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करें तो कितना एनर्जी बनेगी, तो E बराबर mc²। M क्या है, मास है, E एनर्जी है, और C लाइट का स्पीड है। अब आप आइए इफेक्टिव मास ऑफ ए फोटोन। फोटोन का इफेक्टिव मास क्या है? तो फोटोन जो है वो तो एनर्जी का पैकेट है, फोटोन तो एनर्जी का पैकेट है, वो तो कोई मास नहीं है। फोटोन इज नॉट ए मास, इट इज़ ए पैकेट ऑफ एनर्जी, इट इज़ एनर्जी पार्टिकल। तो फोटोन तो एनर्जी पार्टिकल है, एनर्जी का पैकेट है, ठीक है। बट सोचिए कि फोटोन जो एनर्जी का पैकेट है, ये मान लीजिए फोटोन है, और इस फोटोन में सपोज करिए E एनर्जी भरी हुई है, ठीक है, इसमें E एनर्जी भरी हुई है, इसमें E एनर्जी है, तो ये तो एनर्जी है। बट अगर आप आइंस्टाइन के नज़रिया से देखिए तो आप इस एनर्जी को मास के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। द एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। फोटोन में जो एनर्जी पैक है उस एनर्जी को हम मास में कन्वर्ट करें तो कुछ मास हमें थ्योरेटिकली मिलेगा, कुछ मास मुझे पेपर पे मिलेगा, कॉपी पर कुछ मास मिलेगा, कुछ इमेजिनरी मास मिलेगा। दैट मास इज कॉल्ड इफेक्टिव मास। उस मास को हम बोलते हैं इफेक्टिव मास। माने इफेक्टिव मास क्या है कि फोटोन एनर्जी का पैकेट है, फोटोन एनर्जी का पैकेट है। अब हम ये सोच रहे हैं कि उस एनर्जी को हम मास में कन्वर्ट करें, तो अगर हम उस एनर्जी को मास में कन्वर्ट करेंगे तो हमें कुछ मास मिलेगा, एंड दैट मास इज कॉल्ड इफेक्टिव मास। तो इफेक्टिव मास कितना होगा सोचिए, तो E बराबर mc² होता है। हम एनर्जी को मास बना रहे हैं तो यहाँ से मास कितना मिलेगा, तो मास बराबर E/c², यानी कि इफेक्टिव मास बराबर कितना होगा, E/c²। अब यहाँ E का मान भरिए, E का मतलब क्या हुआ, एनर्जी ऑफ फोटोन। तो फोटोन की एनर्जी को हम hν भी लिख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ हम फोटोन की एनर्जी को hν भी भर सकते हैं और फोटोन की एनर्जी को hc/λ भी भर सकते हैं। कोई भी एक भर लीजिए, मान लीजिए मैंने लैम्डा hc/λ भर दिया, तो ये हो गया 1/c² इंटू फोटोन की एनर्जी hc/λ, c से c कैंसिल हो गया, दिस इज h/c⁻। इसको आपको याद नहीं करना है क्योंकि इस रिलेशन को आप जब चाहें जहाँ चाहें वहाँ तुरंत से निकाल सकते हैं। तो इफेक्टिव मास यहाँ से कितना निकला, इफेक्टिव मास फोटोन का निकला h/c⁻। अब h/c⁻ में h कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है, तो यहाँ से मुझे पता चला कि इफेक्टिव मास प्रोपोर्शनल टू 1/λ। इफेक्टिव मास प्रोपोर्शनल टू 1/λ। इफेक्टिव मास जो होता है 1/λ के प्रोपोर्शनल होता है। जैसे एक क्वेश्चन नीट में पूछा गया था कि मान लीजिए कि मेरे पास एक वायलेट लाइट है और मेरे पास एक रेड लाइट है, ठीक है। आप जानते हैं कि वायलेट का लैम्डा कितना होता है, वायलेट का लैम्डा होता है 4000 एंगस्ट्रम और रेड का लैम्डा कितना होता है 7600 एंगस्ट्रम। अब इसी टाइप का उसने क्वेश्चन कुछ पूछा था कि मान लीजिए, इसको हम क्वेश्चन को चेंज करके आपको बोल रहे हैं, मान लीजिए कि मेरे पास वायलेट कलर का लाइट है और मेरे पास रेड कलर का लाइट है, तो उसने पूछा था कि इसमें से किस कलर के लाइट के पास इफेक्टिव मास ज़्यादा है, इसमें किसके फोटोन का इफेक्टिव मास ज़्यादा है।
इसमें रेड लाइट और वायलेट लाइट में किसके फोटोन का इफेक्टिव मास ज़्यादा है, विच फोटोन हैज़ मोर इफेक्टिव मास। ठीक है, तो आप यदि ध्यान दीजिए तो इफेक्टिव मास प्रोपोर्शनल टू 1/λ, यानी जिसका लैम्डा ज़्यादा होगा उसका इफेक्टिव मास कम होगा, जिसका लैम्डा ज़्यादा होगा उसका इफेक्टिव मास कम होगा, और जिसका लैम्डा कम होगा उसका इफेक्टिव मास ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे देखिए इसका लैम्डा कम है 4000 एंगस्ट्रम, इसका लैम्डा ज़्यादा है 7600 एंगस्ट्रम। तो चूंकि इसका लैम्डा कम है इसलिए इसके फोटोन का इफेक्टिव मास ज़्यादा होगा। वायलेट के फोटोन का इफेक्टिव मास रेड के फोटोन के इफेक्टिव मास से ज़्यादा होगा। यदि आप इस क्वेश्चन की इस इक्वेशन की फील कर पा रहे हैं तो आप ये क्वेश्चन बना सकते हैं कि रेड का फोटोन ज़्यादा इफेक्टिव मास का है कि वायलेट का फोटोन ज़्यादा इफेक्टिव मास का है। तो मैंने यहाँ पे देखा कि इफेक्टिव मास कैलकुलेट करने पर निकला h/c लैम्डा, h कांस्टेंट, c कांस्टेंट, इफेक्टिव मास प्रोपोर्शनल टू 1/λ, यानी लैम्डा कम होगा तो इफेक्टिव मास ज़्यादा होगा। तो मेरे वायलेट का लैम्डा कम है इसलिए वायलेट का इफेक्टिव मास ज़्यादा होगा। ठीक है, तो चलिए मेरा सेकंड प्रॉपर्टी क्या था, इफेक्टिव मास ऑफ ए फोटोन। फोटोन क्या है, फोटोन इज ए पैकेट ऑफ एनर्जी, फोटोन इज ए पैकेट ऑफ एनर्जी, इट इज़ एनर्जी पार्टिकल। ये तो कोई मास नहीं है, ये एनर्जी का एक पैकेट है, बट अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन हम इस एनर्जी को मास बना सकते हैं। तो अगर हम इस एनर्जी को मास बना दें देन दैट मास इज कॉल्ड इफेक्टिव मास। तो इफेक्टिव मास कितना होगा, तो E बराबर mc², तो m बराबर E/c², इफेक्टिव मास E/c², 1/c², फोटोन की एनर्जी hc/λ, c से c कैंसिल, h/c λ, इफेक्टिव मास h/c λ। इसको रटने की आवश्यकता नहीं है और यहाँ से पता चला इफेक्टिव मास इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ। स्क्रीनशॉट लीजिए। तीसरी प्रॉपर्टी देखिए, तीसरी प्रॉपर्टी है मोमेंटम ऑफ फोटोन। फोटोन का मोमेंटम कितना होता है। प्रॉपर्टी नंबर 3, मोमेंटम ऑफ फोटोन। ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट मोमेंटम ऑफ फोटोन। मोमेंटम ऑफ फोटोन, मान लीजिए कि ये फोटोन है, दिस इज ए फोटोन। तो ये फोटोन लाइट की रफ्तार से जा रहा है। फोटोन किस रफ्तार से जाता है, फोटोन के चलने की जो रफ्तार होती है वो लाइट की रफ्तार के बराबर होती है। फोटोन जो है वो लाइट की रफ्तार से आगे बढ़ता है। तो ये फोटोन है वो लाइट की रफ्तार से जा रहा है, फोटोन लाइट की रफ्तार से जा रहा है। तो इसका मोमेंटम कितना होगा, तो मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। मैकेनिक्स में मोमेंटम मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। तो मेरे इस फोटोन का मोमेंटम कितना होना चाहिए। ठीक है, मेरे इस फोटोन का मोमेंटम कितना होना चाहिए, तो फोटोन का मोमेंटम होना चाहिए फोटोन का मास इनटू फोटोन की वेलोसिटी। तो फोटोन के मास को हम बोलेंगे फोटोन का इफेक्टिव मास। फोटोन का मास मतलब फोटोन का इफेक्टिव मास इनटू फोटोन की वेलोसिटी c। मोमेंटम कितना होगा, मोमेंटम होगा मास इनटू वेलोसिटी। तो मास कितना हुआ, ये तो एनर्जी का पैकेट है, तो मास के जगह पे लिखेंगे इफेक्टिव मास इनटू वेलोसिटी c। अब इफेक्टिव मास को क्या लिख सकते हैं, इफेक्टिव मास को हम लिख सकते हैं E बराबर mc², तो m बराबर E/c² इंटू E बराबर mc², तो m बराबर E/c² इंटू c, c से c कट गया, तो फोटोन का मोमेंटम हो गया E/c। याद कीजिए, किसी फोटोन का मोमेंटम हो उसकी एनर्जी के सहारे निकाल सकते हैं, किसी फोटोन का मोमेंटम होगा उसकी एनर्जी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट। इसको अगर हम आगे बढ़ाएं तो एनर्जी को हम अगर फ्रीक्वेंसी के रूप में लिखें तो hν/c, फोटोन की एनर्जी hν होती है तो hν/c। और यदि हम इसको लैम्डा के रूप में लिखें तो क्या हो जाएगा E/c। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/c इंटू E। एनर्जी कैन बी रिटन एज hc/λ, c से c कट गया तो ये हो गया h/λ। अब आपको सब याद कर जाना है, फोटोन का मोमेंटम याद कर जाना है कि एनर्जी से भी निकाल सकते हैं E/c, फोटोन का मोमेंटम उसकी फ्रीक्वेंसी से निकाल सकते हैं hν/c, E/c तो hν/c, लैम्डा से उसका मोमेंटम निकाल सकते हैं h/λ।
इसको याद कर जाना है, जिसमें से h/λ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बट ये फार्मूला भी कम इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फार्मूला भी उतना ही इंपॉर्टेंट है E/c, और ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है hν/c, बट इसको हम थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि ये ज़्यादा यूज़ होता है। फोटोन का मोमेंटम बराबर h/λ। यदि हम मुझे फोटोन का लैम्डा पता है तो हम उस फोटोन का मोमेंटम बता सकते हैं बाय यूजिंग द फार्मूला P बराबर h/λ। देखिए मोमेंटम ऑफ ए फोटोन, ये फोटोन है, किस रफ्तार से जा रहा है? तो फोटोन जो है वो लाइट की रफ्तार से जा रहा है, तो इसका मोमेंटम कितना होगा? इसका मास इंटू इसकी वेलोसिटी। तो कौन सा मास लिखेंगे? इफेक्टिव मास इंटू वेलोसिटी c। इफेक्टिव मास कितना होगा? तो E/c², E बराबर mc², तो m बराबर E/c² इंटू c। c से c कैंसिल हो गया, E/c। तो फोटोन का मोमेंटम हो गया E/c, या हम लोग इसको लिख सकते हैं hν/c, या हम इसको लिख सकते हैं 1/c इंटू E को लिख सकते हैं hc/λ, c से c कैंसिल हो गया, h/λ। तो फोटोन का मोमेंटम E/c बराबर hν/c बराबर h/λ। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए फोटोन, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए फोटोन, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए फोटोन हैविंग लीनियर मोमेंटम, having linear momentum 3.3 into 10 to the power minus 27 kg मीटर पर सेकेंड। क्या कह रहा है? कहता है कि एक फोटोन है, आप उसकी फ्रीक्वेंसी बताइए। एक फोटोन है, आप उसकी फ्रीक्वेंसी बताइए। यदि उसका लीनियर मोमेंटम इतना है, यानी आपको उसने क्या दिया? आपको उसने फोटोन का मोमेंटम दिया, आपको उसने फोटोन का मोमेंटम दिया, और आपसे क्या पूछ रहा है? उसकी फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। तो क्या लिख सकते हैं? फोटोन का मोमेंटम P बराबर, मोमेंटम दिया है, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो हम इस मोमेंटम को लिखेंगे फ्रीक्वेंसी के रूप में। कैसे लिखेंगे? तो मोमेंटम होता है E/c, फ्रीक्वेंसी के रूप में लिखेंगे तो hν/c, यानी कि फोटोन का मोमेंटम हो गया hν/c। मोमेंटम उसने दिया है, c आप जानते हैं, h आप जानते हैं, फ्रीक्वेंसी आपसे पूछ रहा है। तो फ्रीक्वेंसी को अगर एक तरफ कर दीजिएगा तो ये c इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा Pc/h। p का मान डाल दीजिए, तो p का मान हो गया, मोमेंटम हो गया 3.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg मीटर पर सेकेंड SI में। c लाइट का स्पीड, तो लाइट का स्पीड हो गया 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, वो भी SI में, बाई h प्लैंक्स कांस्टेंट, तो प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, ये भी आपका हो गया SI में। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करने के बाद आपका आंसर हर्ट्ज में आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आ जाएगा वो हर्ट्ज में आ जाएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट एक पॉइंट सिखा रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। लेट अस टॉक अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये बहुत बेसिक होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? एक एक्सपेरिमेंट आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, स्कूल के दिनों से हम लोग सीख रहे हैं कि न्यूटन साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट क्या किया था? उन्होंने एक प्रिज्म लिया था और प्रिज्म से सन रे को पास किया, वाइट रे को पास किया। तो आपने पढ़ा होगा स्कूल में कि ये वाइट रे को जब पास किया गया, यहाँ से जब सन रे को पास किया गया, तो स्क्रीन के ऊपर, पर्दे के ऊपर 7 रंगों की एक पट्टी बनी। यहाँ पे 7 रंग दिखाई पड़ा, नीचे से ऊपर भिबग्योर,
सबसे नीचे वायलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। ऐसा न्यूटन साहब ने देखा, यहाँ से यहाँ तक 7 रंग की एक पट्टी देखी, जिससे आप कहते हैं कि वाइट रे 7 कलर से बना हुआ है, और इसको आप स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ हम लोग स्कूल के दिनों में हमने सीख लिया था कि जब किसी प्रिज्म से वाइट रे को पास करते हैं तो वो 7 रंग में डिवाइड हो जाता है, और आपको वो 7 रंग नीचे से ऊपर भिगोर दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये स्क्रीन आपको विजिबल होगा, 7 रंग दिखाई पड़ेगा। रेड के ऊपर आपको कुछ नहीं दिखेगा, वायलेट के नीचे आपको कुछ नहीं दिखेगा। बट अगर नहीं दिख रहा है, इसका क्या मतलब है? क्या इसके ऊपर कुछ नहीं है? या वायलेट के नीचे कुछ नहीं दिख रहा है, इनविजिबल है, तो क्या इसके नीचे कुछ नहीं है? बाद में पता चला नहीं सर, इसके नीचे भी है और इसके ऊपर भी है। ये तो मुझे दिख रहा है, ये तो विजिबल है, बट इसके ऊपर जो नहीं दिख रहा है उसमें भी कुछ है, और इसके नीचे जो नहीं दिख रहा है इसमें भी कुछ है। तो इसको हम बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम, और इसको हम बोलते हैं इनविजिबल स्पेक्ट्रम, और इसको भी हम बोलते हैं इनविजिबल स्पेक्ट्रम। तो अब क्या होता है देखिए, जब हम किसी प्रिज्म से वाइट रे को पास करते हैं तो वाइट रे को पास करने पर पर्दे पर एक स्पेक्ट्रम बनता है। पर्दे पर एक स्पेक्ट्रम बनता है, जिस स्पेक्ट्रम के 2 पोर्शन होते हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम और इनविजिबल स्पेक्ट्रम। और इस पूरे स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। पूरे को मतलब विजिबल और इनविजिबल, इन सबों को मिला दीजिए तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है? जब किसी प्रिज्म से हम वाइट रे को पास करते हैं तो वाइट रे पास करने के बाद पर्दे पर क्या होता है? पर्दे पर एक स्पेक्ट्रम बनता है। सन रे को पास करते हैं तो पर्दे पर एक स्पेक्ट्रम बनता है, दैट स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब वो जो स्पेक्ट्रम बनता है तो उसमें क्या क्या चीज़ मिलती है, उसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, उसके क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, किस ऑर्डर में, सो आपको याद रखना है। देखिए, इस स्पेक्ट्रम में सबसे नीचे कॉस्मिक रे मिलती है। सबसे नीचे क्या मिलती है? कॉस्मिक रे। ठीक है, इस स्पेक्ट्रम में सबसे नीचे मिलती है कॉस्मिक रे। यहाँ पे मान लीजिए कि ये रे मिल गई कॉस्मिक रे, सबसे नीचे कॉस्मिक रे। ठीक है, कॉस्मिक रे के बाद मिलती है गामा रे। कॉस्मिक रे, कॉस्मिक रे के बाद मिलती है गामा रे। ठीक है, गामा रे के बाद मिलती है एक्स रे। एक्स रे के बाद मिलता है अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट के बाद मिलता है विजिबल, माने वही विबग्योर, विजिबल 7 रंग विबग्योर। विजिबल के ऊपर मिलता है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के ऊपर मिलता है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव, और माइक्रोवेव के ऊपर मिलता है रेडियो वेव। नीचे से ऊपर ऐसे मिलता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो होता है वो नीचे से ऊपर क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम नीचे से ऊपर होता है, सबसे नीचे कॉस्मिक रे, सबसे नीचे कॉस्मिक रे, कॉस्मिक रे के ऊपर गामा रे, गामा रे के ऊपर एक्स रे, एक्स रे के ऊपर अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट के ऊपर विजिबल, विजिबल के ऊपर इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के ऊपर माइक्रोवेव, माइक्रोवेव के ऊपर रेडियो वेव। मैं इसे याद करता हूँ ऐसे, कोगैक्स, यूवीवी, आईएमआर। ठीक है, मैं ऐसे याद करता हूँ। को मतलब कॉस्मिक रे, गा मतलब गामा रे। सबसे नीचे को मतलब कॉस्मिक रे, उसके ऊपर गा मतलब गामा रे, उसके ऊपर एक्स मतलब एक्स रे, उसके ऊपर यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट, उसके ऊपर वी मतलब विजिबल, उसके ऊपर आई मतलब इंफ्रारेड, उसके ऊपर एम मतलब माइक्रोवेव, उसके ऊपर आर मतलब रेडियो वेव। तो नीचे से ऊपर जो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मिलता है वो मिलता है कोगैक्स, यूवीवी, आईएमआर। सबसे नीचे कॉस्मिक रे, फिर गामा रे, फिर एक्स रे, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव। ये एक स्पेक्ट्रम बना एंड दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो बनता है तो सबसे पहले नीचे क्या बनता है? कॉस्मिक रे।
कॉस्मिक रे के बाद बनता है गामा रे, गामा रे के बाद एक्स रे, एक्स रे के बाद अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट के बाद विजिबल, विजिबल के बाद इंफ्रारेड, इंफ्रा, उसके बाद आपका माइक्रोवेव और उसके बाद आपका रेडियो वेव, ऐसे। ठीक है, हम लोगों के सिलेबस में एक्सरे भी है, हमारे सिलेबस में एक्सरे भी है। ठीक है, तो एक्सरे जो होता है इसका वेवलेंथ होता है 0.1 एंगस्ट्रम से लेकर 100 एंगस्ट्रम तक। याद कीजिए, एक्सरे का जो वेवलेंथ होता है, एक्सरे का जो लैम्डा होता है वो होता है 0.1 एंगस्ट्रम से लेकर 100 एंगस्ट्रम, ये एक्सरे हो गया। और विजिबल लाइट का वेवलेंथ आपको याद है कि ये होता है 4000 एंगस्ट्रम से लेकर 7600 एंगस्ट्रम। ठीक है, इतना तो आपको याद होना चाहिए कि एक्सरे होता है 0.1 से 100 एंगस्ट्रम। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि एक्सरे हो गया 0.1 एंगस्ट्रम से 100 एंगस्ट्रम, अब विजिबल हो गया 4000 से 7600, तो अल्ट्रा वायलेट आपका होगा 100 से 4000, एक्सरे होगा 0.1 से 100, अल्ट्रा वायलेट होगा 100 से 4000, विजिबल होगा 4000 से 7600, 7600 के ऊपर इंफ्रारेड होगा और 0.1 के नीचे गामा रे होगा। ठीक है, तो आपको ये याद कर लेना है कि एक्सरे का कितना लैम्डा है और आपको विजिबल का लैम्डा याद करना है, तो अल्ट्रा वायलेट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। इंफ्रारेड भी हम समझ जाएंगे 7600 से ज़्यादा होगा, और एक्सरे भी, गामा रे भी समझ जाएंगे 0.1 एंगस्ट्रम से कम होगा। ठीक है, तो इतना आपको बैलेंस करके रखना है। आज के क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा कि मॉडर्न फिजिक्स क्या है, तो 1900 ईस्वी के बाद जो फिजिक्स डिस्कवर हुआ दैट इज़ कॉल्ड मॉडर्न फिजिक्स। जो 1900 के पहले फिजिक्स डिस्कवर हुआ था वो था क्लासिकल फिजिक्स। उसके बाद हमने देखा कि मेटल के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, रैंडमली मूव करते रहते हैं, लेकिन जब भी कोई इलेक्ट्रॉन मेटल प्लेट से निकलना चाहता है तो मेटल पे प्लस आएगा, प्लस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और इलेक्ट्रॉन मेटल प्लेट से बाहर नहीं निकल पाएगा। बट यदि हम इलेक्ट्रॉन को मेटल प्लेट से बाहर निकालना चाहते हैं तो हम उसको एनर्जी प्रोवाइड करके निकाल सकते हैं। तो जितना मिनिमम एनर्जी प्रोवाइड करने से इलेक्ट्रॉन मेटल प्लेट से निकल जाएगा उसको हम मेटल प्लेट का वर्क फंक्शन बोलते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन को निकालने का 4 मेथड हुआ। पहला थर्मैनिक एमिशन, गर्म करके निकालिए। दूसरा फील्ड एमिशन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में मेटल प्लेट को डाल दीजिए, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तीसरा सेकेंडरी एमिशन, आप मेटल प्लेट के ऊपर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉनों को बमबारी करिए तो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और उसको निकाल देंगे। और चौथा हुआ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, मेटल प्लेट के ऊपर सूटेबल फ्रीक्वेंसी का लाइट मारिए तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। उसके बाद एक फोटोन थ्योरी आई कि लाइट कैसे बना है, तो एनर्जी के पैकेट से, उस पैकेट को हम क्या बोलते हैं, फोटोन। फिर हमने सीखा कि एक फोटोन में एनर्जी कितनी होती है, तो एच न्यू होती है। लैम्डा के फॉर्म में बोलें तो एनर्जी hc बाई लैम्डा होती है। hc की वैल्यू हम 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम याद रखेंगे। उसके बाद फोटोन का इफेक्टिव मास क्या होता है, तो फोटोन तो एनर्जी का पैकेट है, उसको अगर हम मास के रूप में कन्वर्ट करें तो दैट इज़ कॉल्ड इफेक्टिव मास। और फोटोन का मोमेंटम कितना होता है, तो वो होता है E/c बराबर एच न्यू बाई सी बराबर h बाई लैम्डा। उसके बाद जो हम वाइट रे को सेंड करते हैं प्रिज्म से तो पर्दे पर स्पेक्ट्रम बनता है, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इस स्पेक्ट्रम में सबसे नीचे कॉस्मिक रे, उसके ऊपर गामा रे, उसके ऊपर एक्स रे, उसके ऊपर अल्ट्रावायलेट, उसके ऊपर विजिबल, उसके ऊपर इंफ्रारेड, उसके भी ऊपर माइक्रोवेव और सबसे ऊपर रेडियो वेव होता है। ठीक है, आपको ये बैलेंस करना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंटेंसिटी ऑफ लाइट पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फोटोन थ्योरी, और किसी बल्ब का जो पावर होता है उस पर भी काफ़ी क्वेश्चन नीट और जेई के पेपर में पूछा गया है कि बल्ब का जो पावर होता है 100 वाट 60 वाट, तो उसको भी हम फोटोन के फॉर्म में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम इंटेंसिटी पढ़ेंगे, पावर पढ़ेंगे और कुछ और चीज़ें इस चैप्टर की आगे पढ़ेंगे।